प्रोजेक्ट आया नहीं, पहले ऑन कर दे दो। कर दिया। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। जय श्री राम। सो आज हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। वो तो आज रास्ते से आते थे बहुत फील हो गया मेरे को भी यार। आज ऐसा दिवाली से ऊपर वाला काम है, बहुत अच्छे से हमारे एरिया को तो पूरा ऐसा सजा के रखा है, लाइटिंग एंड ऑल एवरीथिंग। दिवाली आज बहुत अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं अलग सा वाइब है, जो वाइब है ना। और रात को 12 बजे से चालू हुआ था, मतलब आज वो खैर हम लोग सीए नहीं करते तो शायद से हम लोग भी बाहर ही रहते, एंजॉय करते। तो खैर कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हम लोग कुछ भी तो कुछ और करते इधर। एनी हाँ हाँ, आज पूरा बंद है महाराष्ट्र। स्कूल कॉलेज, अपन स्कूल भी नहीं, अपन कॉलेज भी नहीं है। अपना अलग अलग काम है। एनीवेज, जब मौका मिलेंगे तब जाएंगे अयोध्या। वैसे मतलब मैं खुद राम के बारे में बहुत जानता नहीं था बिफोर लॉकडाउन। अब राम को मानते हैं, वो मानना अलग बात है, पहचानना अलग बात है। हाँ मतलब रामायण पूरा देखा और कुछ भी काम नहीं था मेरे को घर पे लॉकडाउन में, इज्जत से एक एक एपिसोड। पर जब वो गहराई में गया तब समझा अच्छा इतना क्यों फॉलो किया जाता है राम को। तो देन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, ना कि सिर्फ जय श्री राम, बट उनकी जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में लाइफ में लाने से बहुत अच्छा होगा। तो अभी भी ऐसा है, तब से लेकर आज तक जब भी मैं दुविधा में रहता हूँ, वेन एवर आई एम कन्फ्यूज कि ये डिसीजन ले, कभी भी होता है ना, यू आर डायलेमा में होते हो आप। नीति अनीति वाला क्वेश्चन होता है, या फिर क्या करे क्या नहीं करे। कभी कभी कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर देता है, तो ऐसे समय में उसको क्या क्या करे। कहीं कोई भला बुरा बोल देता है हमें, फिर उसका रिप्लाई क्या करे। तो ऐसे समझ के सिर्फ मैं इमेजिन करता हूँ कि ऐसे समय पर राम अगर होंगे तो क्या निर्णय लेते थे। एंड दैट गिव्स यू मतलब उससे इतना सॉर्टेड लाइफ हो जाता है ना। जैसे राम का क्या था कि अच्छा उसने गलत किया ना, ठीक है उसको माफ कर दो। तो ये बहुत छोटी सी बात है, पर इट हैज़ ए ह्यूज इम्पैक्ट। अगर किसको माफ कर देना चलता चल ठीक है, हल्का हो गया, मन हल्का हो गया, खत्म ही हो गया काम। अगर मन में अगर कुछ लेकर चलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए तब से लेकर अब तक, 2020 से लेकर अब तक, ना कि सिर्फ मैं राम को करता हूँ फॉलो, बट मैं मेरी डॉटर को भी हमेशा बताते रहता हूँ कि देख ऐसे भगवान राम थे भगवान। उसके पहले इतना मुझे क्रेज नहीं था राम को लेकर, पर जब मैंने रामायण को डीप में अभ्यास किया, वो बचपन में आता था रामायण, और तब तो मतलब अपन तो क्या ही, तुम तो थे ही नहीं समझो, मेरे को तो कुछ समझने लायक भी नहीं था मैं। और अपन ऐसा थोड़ी ना किताब, वो जनरेशन नहीं कि किताब खोल के रामायण पढ़ रहे हैं, वो टाइम भी नहीं था। बट आई रिलीजियसली फॉलो इट एंड उसका काफ़ी इम्पैक्ट मुझे आई सीन इन माई पर्सनल लाइफ। कि बहुत सारे लोग हमारे साथ, जब मैंने बहुत अच्छा से एक चीज़ सीखी, माफ़ कर दो लोग। क्योंकि उसमें वो दिखाता है वो उसकी जो आंटी कैकेयी जो रहती है राम, भगवान राम की, जो वो जिनके उसे वनवास मिलता है, उनको आने के बाद भी तो कुछ उससे रिवेंज भी नहीं लेते हैं, बल्कि आने के बाद उनके पैर छूते हैं। फिर उनको ये पश्चाताप होता है कि मेरी वजह से तुम वनवास गए सब। तो वो जिस सादगी से उनको मैनेज करते हैं उस समय, क्या है ना तो ऐसे तो कलयुग में तो साला तूने मेरे को 14 साल हो या गाड़ी पे स्क्रैच लगा रहा तो उतर के ठोकता है उसको आगे। तो दिस इज द वे, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एनीवेज गाइस, कम ऑन गाइस, वेलकम बैक। आज हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। जय श्री राम वंस अगेन। सो एवरीबॉडी वेलकम बैक। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे PLC। ओके, हम लोग चैप्टर 2 में हैं, आप सभी जानते हैं चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है PLC। ओके, मैं आपको PLC दिखाता हूँ। इसके लिए वैसे PLC का डायग्राम अगर मैं दिखा दूँ आपको, ओए होए क्या दिखा रहा है भाई, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इमेजेस को देखते हैं।
यहाँ पे ये उसकी डायग्राम है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। बोलते हैं हर कुत्ते का दिन आता है, वैसे हर कुत्ते के दिन आता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आज छोटी है एक दिन बर्बाद तो होगी। मतलब ये कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आज इंट्रोडक्शन पे है वो धीरे धीरे करके उसकी डिमांड बढ़ती है, सेल बढ़ता है तो ग्रोथ पे आता है, फिर एक समय तक बहुत ज़्यादा सेल होने लग जाता है तो मैच्योरिटी पे, और जब उसका सेल कम होता है तो डिक्लाइन मोड पर आ जाता है। यानी कि इंट्रोडक्शन से लेकर डिक्लाइन तक जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सेल्स, कि आपका सेल कैसा हो रहा है। जैसे अभी हाल ही में 5G लॉन्च हुआ है तो ये इंट्रोडक्शन स्टेज पे है। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी ना, जब उसका सेल बढ़े तो ग्रोथ पे आएगा, और जब हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल हो जाएगा तो मैच्योरिटी हो जाएगा, और एक समय 6G आएगा तो मैच्योरिटी से डिक्लाइन हो जाएगा। तो बोलते हैं हर कुत्ते का दिन आता है। वैसे आप देखते हो कोई भी मोबाइल कंपनीज होती है, जो कोई ऑटोमोबाइल कंपनीज होती है, इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, वो आते और चले जाते हैं। मोबाइल फोन्स, एक मोबाइल फोन जो आज हमको अच्छा लगता है 4 महीने बाद वही वाहियात लगता है, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा अच्छे फोन आ जाते हैं। तो बोलते हैं वो मोबाइल का लाइफ, ऑटोमोबाइल का लाइफ ये बहुत ही कम है, वो आते और तुरंत ही चले जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी है, आपको अभी अच्छी लगी, पर हो सकता है कुछ महीनों बाद उससे नई नई वर्जन्स आ जाते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल झंडू बाम, बंद ही नहीं हो रहा है। पार्ले जी खत्म ही नहीं भाई, तुम्हारे दादाजी ने खाया पार्ले जी, तुम्हारे बच्चे भी खाएंगे, पोते भी खाएंगे। कोई कोई प्रोडक्ट, हर कोई ब्रांड की ख्वाहिश होती है ना कि वो मैच्योरिटी पे बहुत सालों तक रहे। मतलब जो ये लंबी पारी के भाई, क्रीज पे रहेंगे तो ही रन बनेंगे ना, क्रीज पे रहोगे तो ही रन बनेंगे, अगर तुम आउट ही हो तो फिर क्या ही रन बनेंगे। तो कोई भी चाहता है ये स्पैन में वो बहुत हमेशा लॉन्ग टर्म तक रहे, कि उसका प्रोडक्ट आए और बंद जल्दी ना हो। हर किसी को ख्वाहिश होता है कि वो मैच्योरिटी बहुत सालों तक एंजॉय, जैसे कि फेविकॉल, मैगी, एशियन पेंट, ये सब मैच्योरिटी एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, मतलब जन्नत में जी रहे हैं। झंडू बाम को क्या करना है भाई, एक बाम 3 काम लगाते रहो, मैच्योरिटी में जी रहा है कब से, उसका वो डिक्लाइन भी नहीं आता। न जाने कितने बाम आए गए, टाइगर बाम आए, ये बाम आए, वो बाम आए, कुछ नहीं होता उसको, वो वहीं डटा है। मैगी, पार्ले जी, कितने बिस्कुट आए, कितने गए। आप में से कोई है जिसने आज तक पार्ले जी नहीं खाया? मैंने आज तक इतने सालों में एक बार हर बैच में पूछा है कितने लोगों ने पार्ले जी नहीं खाया, एक भी हाथ उठता नहीं। ये पार्ले जी का वो है इंडिया में, उसके बगैर बच्चा एक तो पहले माँ का दूध पिएगा, फिर बाद में नॉर्मल दूध पीता तो उसको बिस्कुट के साथ खिलाते। यहाँ पे हम लोग बिस्कुट को दूध के साथ खाना पसंद करते हैं, हम उस जनरेशन के लोग हैं। पार्ले जी डिक्लाइन ही नहीं आता है। आप देखो ना पार्ले कितने बिस्कुट आए, मतलब कितने वैरायटी आए, क्रीम वाला आया, क्रैक जग आ गया, ये वो अलग अलग हजारों वैरायटी बिस्किटों में होगी। तो दोस्तों ऐसा है कि मैच्योरिटी वो है। तो जैसे कि 4G अभी धीरे धीरे डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। जब उससे कोई शेर का सवा शेर आता है ना, बोलता है कोई उससे बेटर आने लगा, तो मैच्योरिटी से बंदा डिक्लाइन पे आता है। जैसे 4G एक जमाने में मैच्योरिटी था, अब वो डिक्लाइन स्टेज पे आ रहा है क्योंकि 5G का डिमांड बढ़ रहा है। तो ऐसे ही मैं आपको एक आज एग्जांपल देना चाहता हूं जिसका नाम है एप्पल आईपॉड। और एप्पल आईपॉड एक जमाने में बहुत बड़ा पॉपुलर डिवाइस हुआ करता था, एप्पल आईपॉड। अब वो खैर ऑल बात है, वो डिक्लाइन भी हो गया और विड्रॉ भी हो गया। आई विल शो इट टू यू। एप्पल आईपॉड सेल्स चार्ट। और जब मैं इसको दिखाता हूं ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप लोग मतलब पीएलसी देख रहे हो। एक्चुअली पीएलसी का डायग्राम नहीं है, ये उसका सेल है, पर दिखता पीएलसी जैसा है। क्योंकि पीएलसी बोलता है कि हर किसी को मरना ऐसे ही है, वो आता है ऐसे ही, कोई ऐसा नहीं होता, उसको एक प्रोसेस से ही आना है। वो मरेगा भी तो होले होले मरेगा। ये देख लो, इसकी डायग्राम हूबहू पीएलसी जैसी लगती है। देखो ऐसा गया हुआ। बताओ इंट्रोडक्शन के साल कौन से थे उसके? 2002-3 इंट्रोडक्शन में जस्ट शुरुआत हुई थी। इंट्रोडक्शन उसको बोलते हैं जस्ट बिगिनिंग ऑफ इट, जस्ट बिगिनिंग ऑफ इट। और ग्रोथ उसको बोलते हैं 10, 20, 30, 40, 50। नहीं कि आप फटाफट बढ़ रहे हो, 20, 30, 40, देखो दिख रहा है 4, 22, इसको ग्रोथ बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बिकॉज आपकी डिमांड बढ़ रही है। 39, फिर एक समय आता है 2007 से 2007, 8, 9, 10, ये जो 4 साल है मैच्योरिटी वाले स्टेज। मतलब आप ऐसा हुआ
तो ये मेच्योरिटी होती है। 19, 20, 21, 19, 20 ऐसा है ना, मतलब ऐसा ऐसा। पर 10, 20, 30, 40 ये है ग्रोथ, पावर ऑफ ग्रोथ। समझ आया नहीं आया? बोलो क्या बोला मैंने? ग्रोथ में आपको ग्रोथ होती है बहुत, 10, 20, 30, 40 लाइक एकदम आप सब्सटेंशियली ग्रो कर रहे हो। देखो ना यहाँ पे 4, 22, 39 फिर 50। ये 2004 से 2007 ये ग्रोथ वाला स्टेज। पर उसके बाद में ओके सैचुरेशन आता है। पर जब मानो कि एप्पल आईपॉड को किसने मारा? अपनी थाली में छेद करने वाले लोग। एप्पल आईफोन, एप्पल आईपॉड का नया वर्जन बनाया जिसमें म्यूजिक भी आया और फोन भी लगने लगा। फिर लोग तो एप्पल आईपॉड भूल ही गए, बोले म्यूजिक के लिए अलग डिवाइस ले, मोबाइल के लिए अलग ले। एक काम करते ना, मोबाइल ही ले लेते जिसमें म्यूजिक तो बजेगा ही। तो उन्होंने एप्पल आईपॉड से एप्पल आईफोन बनाया। तो जैसे आईफोन लॉन्च हुआ ये सब गिरने लगा। देखो देखो कैसा, ये पूरा डिक्लाइनिंग है। तो 2010 से लेकर मैं 14 तक जाता हूं तो इट्स ऑल डिक्लाइनिंग। दैट्स ऑल गाइस। और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एप्पल आईपॉड को देख के इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक्चुअली मैं पीएलसी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो एप्पल आईपॉड पढ़ा रहा हूं। बातों ही बातों में पीएलसी पढ़ा जा रहा है कि एक्चुअल रियल लाइफ पीएलसी हुआ है इसके साथ में। मतलब कोई रियल लाइफ फील हो रहा है। अच्छा पीएलसी ऐसे होता है। और वो कॉन्सेप्ट मतलब सही है कि दिस इज हाउ द प्रोडक्ट विल स्टार्ट ग्रो मैच्योर एंड देन इट विल बी डिक्लाइन। और एक समय आता उसके भी बाद में जो हमारे सिलेबस में दिया नहीं, जिसका नाम है विड्रॉ, यानी प्रोडक्ट ही बंद हो जाता है। तो अब तो एप्पल आईपॉड विड्रॉ हो चुका है। तो जब भी एग्जाम्पल आएगा तो एप्पल आईपॉड लिखने का। समझ आया? कोई शक सवाल? अब जो जो मैं सवाल पूछूंगा जवाब देंगे। अभी जस्ट स्टार्टेड, मैं आपको यहां ले जाता हूं। आपकी डिमांड बढ़ रही है, यानी कि सेल बढ़ रही है। डिमांड और सेल कम हो रहा है, सोच के बोलो। डिक्लाइन। आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं। इंट्रोडक्शन। मैच्योरिटी में तो बहुत होते भैया, क्या बात कर रहे हो? एकदम इलॉजिकल जवाब दिया आपने, सोच के जवाब दो। इंट्रोडक्शन में आपका प्रोडक्ट 5G अभी लॉन्च हुआ। फॉर एग्जांपल इंडिया में सबसे पहले 5G किसने लॉन्च किया? जियो ने लाया। एग्जांपल जियो ने लाया, तो जियो ने लाया तब तो कोई कॉम्पिटिटर था नहीं। इंट्रोडक्शन में यू डोंट हैव कॉम्पिटिटर्स मच। भाई ये सब चल रहा है ना रिकॉर्डिंग? मेरे को कुछ चैट वैट कुछ नहीं है, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग को दिख रहा होगा। मैं बोलूं क्या? सो इंट्रोडक्शन इज अ स्टेज जहां पे कोई भी कंप्यूटर नहीं होता। जैसे सबसे पहली बार मैगी आई थी। मैगी कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैगी इज अ लॉन्चिंग इंस्टेंट नूडल। इंस्टेंट नूडल्स ये कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट बनाता है। पर जब मैगी था ना, मैगी था और कोई नहीं था। तो जब मैगी का सेल बढ़ने लगा तो ग्रोथ में आपकी अच्छा टॉप रेमन बोला मैं भी बनाता हूं, समझे? यप्पी बोला मैं भी बनाता हूं। तो बहुत सारे नूडल्स आए। तो ग्रोथ में आपको कंपटीशन मिलने लगती है। और मैच्योरिटी में तो भरपूर कंपटीशन। अब तो बाबा रामदेव का भी आ गए। मैच्योरिटी वो होता है, मैच्योरिटी में यू आर हैविंग इंटेंस। क्योंकि जब सेल बढ़ता है लोगों की आंखों पर आपका बिजनेस आता है, लोग जलने लगते हैं। अच्छा तेरा है तो बेटा मेरा भी आएगा। तो मैच्योरिटी में बहुत लोग आपकी कंपटीशन में आते हैं। थोड़ा सोच के बता, सबसे प्रॉफिट पर यूनिट कम कब होगा? द आंसर इज मैच्योरिटी बिकॉज हैविंग सो मेनी कॉम्पिटिशंस। आपका प्रॉफिट पर यूनिट ज्यादा कब होगा? इंट्रोडक्शन में, क्योंकि देयर इज नो कॉम्पिटिटर ऑफ योर्स। कॉम्पिटिशन ही नहीं है। आपका कोई कॉम्पिटिटर, आपके कोई सब्स्टिट्यूट आ गया तो आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी से कहाँ आता है? जैसे आपके पास में कौन सा था? 4G था। अब 5G मार्केट में आया तो क्या होगा? 4G डिक्लाइन होगा। तो कहां पे डिमांड कम होगी? एक सवाल पूछता हूं, कहां पे प्रॉफिट ओवरऑल ज्यादा होगा? आंसर मैच्योरिटी। क्योंकि अभी क्वांटिटी इतनी सेल हो रही, मैं मानता हूं प्रॉफिट पर यूनिट कम हो रहा है, बट यू आर सेलिंग द हाईएस्ट क्वांटिटी। देखो ना यहां पे, आप यहां पे 4-5 मिलियन सेल कर रहे हो, यहां पे 50 मिलियन से, तो कितना कितना बड़ा क्वांटिटी सेल कर रहे हो आप। तो प्रॉफिट पर यूनिट भले ही कम होगा पर ओवरऑल सेल ज्यादा होगी, ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा होगा। कॉन्सेप्ट ओवर। दैट्स ऑल गाइस, ओवर। आज का पहला कॉन्सेप्ट समाप्त, जिसका नाम था PLC। एग्जाम्पल राइट डाउन गाइस। कौन सा एग्जाम्पल? एप्पल आईपॉड। कौन सा पेज यार?
किधर से पढ़ा है मैंने पीएलसी? पेज नंबर? शुड आई स्टार्ट? एग्जाम्पल कौन सा लिखे? पीएलसी इज एस शेप्ड, ऐसा होता है ना? एग्जिबिट्स द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये ग्रोथ है कि मैच्योरिटी कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? ऑन द बेस ऑफ सेल्स। तो देखते हैं इसके 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले होता है फर्स्ट स्टेज इज व्हाट? इंटरेक्शन, इन विच कॉम्पिटिशन इज ऑलमोस्ट, प्राइसेस आर रिलेटिवली, बिकॉज कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अब जैसे पहली बार जियो ने 5G लाया तो बजाएगा, लूटेगा। द ग्रोथ इन सेल्स इज एट लोअर रेट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा, क्यों? अभी तक जनता जानती नहीं उसके बारे में। इंट्रोडक्शन में थोड़े ना लोग जानते हैं। जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती 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 तो ग्रोथ में आ जाता है। सेकंड फेज कौन सा? ग्रोथ। ग्रोथ में लोगों को थोड़ी जानकारी प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, सेल बढ़ जाता है, डिमांड दिखा ना, डिमांड एक्सपेंड्स रैपिडली। आपने एप्पल आईपैड देखा 4 का 22 हुआ था डायरेक्टली, रैपिड बढ़ा। प्राइस क्यों फॉलो हो जाते हैं? बिकॉज आपके कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रही है, मार्केट एक्सपांड हो रहा है, आगे बढ़ेंगे। मैच्योरिटी, इन दिस स्टेज द कॉम्पिटिशन गेट्स टफ टफ टफ। क्या कॉम्पिटिशन टफ हो रही है? क्योंकि ये सब लोग आपकी दिख रहा, अच्छा इतना तेरा एप्पल आईपॉड बिक रहा, रुक मेरे भी म्यूजिक प्लेयर ला दो। अच्छा तेरा मैगी इतना चल रहा, रुक मेरे भी लेके आता नूडल्स। ऐसा मार्केट सिस्टम, प्रॉफिट्स कम्स डाउन। क्यों कम डाउन भाई? अरे इतने सारे कॉम्प्यूटर आएगा, आप थोड़े ना लूटोगे। आपसे ज्यादा चार्ज किया तो लोग किसी और के पास चल जाएंगे। जियो बोलेगा मेरा 5G बहुत महंगा है, तो रहने दो भाई, एयरटेल का भी आ चुका है। डिक्लाइन, द सेल्स एंड प्रॉफिट्स फॉल्स, कमी होगा। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी कैन बी इंप्लीमेंटेड। ओके, एनीवेज आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। पीएलसी आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट पीएलसी इज ओवर। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर के साथ में। इस चैप्टर में देखो हमने पीएलसी कर, मैं आपको वीसीए पढ़ाता हूं। आपको दिख रहा है वीसी? कहां पे दिख रहा है? देखो यहां पे दिख रहा है पेज नंबर। हैव यू हर्ड अबाउट पीएलसी एवर? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं, वैल्यू चेन एनालिसिस, वीएलसी। जबरदस्ती ऐड खोल रहा है, चाहिए भी नहीं। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा जख्म को मेरे। देखो दोस्तों, 2 टाइप की चीजें होती है, ध्यान से सुनना, अच्छे से पढ़ना। मैं पढ़ रहा हूं आपको वैल्यू चेन एनालिसिस। देखो क्या करते थे, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू दिस 2 पार्ट्स। ये कॉन्सेप्ट लाया था, इसका नाम है माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर कहता है कि एक समय के बाद में इंसान को लगता है कि अब ग्रोथ कैसे करे, वो ऑलरेडी बहुत ग्रो हो चुका होता है। उसके बाद में वो नहीं कि बहुत इसमें जिद होती है कि मुझे और भी आगे जाना है। तो कभी कभी इंसान के मन में होता है कि आगे जाना है, पर समझता नहीं कैसे आगे जाए। तो उसके साथ में एक आंसर मिलता है वीसीए, वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसमें कहता है माइकल पोर्टर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 पार्ट्स, वन इज प्राइमरी, वन इज सपोर्टिव। वन इज प्राइमरी, अदर इज सपोर्टिव। यानी वो कहता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, एक प्राइमरी में करो। सुनो एक बार जो मैं कह रहा हूं, बिजनेस इज इक्वल टू प्राइमरी प्लस सपोर्टिव। बिजनेस इज इक्वल टू कुछ प्राइमरी में 5 एक्टिविटीज है, 5, और इन 5 को निभाने के लिए 4 सपोर्टिव होते हैं। तो 5 + 4 ये 9 एक्टिविटी के समूह को कहते हैं बिजनेस। कोई भी बिजनेस देखो ये 9 चीजें ही करता है। इस वर्ल्ड का कोई बिजनेस नहीं जो इन 9 चीजों को नहीं करता। वो बिजनेस है तो 9 चीजें करेगा, और इनका कलेक्शन, बाहर से बिजनेस दिखता है पर अंदर अंदर 9 काम करते हैं। ये काम करने से बिजनेस बनता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी ऑटोमोबाइल कंपनी। ऑटोमोबाइल
जो क्या कार बनाती है, बाइक बनाती है। बताओ इनबाउंड क्या होता होगा? इनबाउंड यानी कि सामान लाना, रॉ मटेरियल लाना। जैसे कोई कार की कंपनी है तो क्या लाएगी? टायर लाएगी, एसी लाएगी, ऑडियो सिस्टम लाएगी, स्टील लाएगी, ये सब बोलते हैं इनबाउंड। क्या बोलते हैं इसको? इनबाउंड। फिर एक बार ये सामान लाते हैं तो फैक्ट्री में चलता क्या है? क्या करूं मैं? आपको दिखाता हूं मैं ऑटो, टाटा देखा था, टाटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन पुणे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं एक प्लांट। ओके, ये देखो टाटा की प्लांट है पुणे के अंदर, राइट है सर। ये क्या करो दिखा के आपको पता ना इसमें इनबाउंड क्या हो रहा है, ऑपरेशन क्या हो रहा है, आउटबाउंड क्या हो रहा है। यानी सामान लाएंगे ये लोग, ये देखो ये भी अंदर काम दिखा रहे हैं, ये ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन यानी कि आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो। देखो ऐसे दिखती कार की कंपनी। थोड़ा अंदर जाते हो और देखो, और ये अंदर चले जाते हैं। देखो क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, देर आर सम पीपल, देर आर सम मशीन्स वो आर ट्राइंग टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स। इसको कहते हैं ऑपरेशंस। ये सब जो चल रहा है, अभी मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ तो आपको दिखेगा लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ देखो ये लोग काम दिख रहे हैं, देख रहे हैं? देखो लोग काम कर रहे हैं पीछे। देखो मैं आपको एक चीज दिखा दूं कैसे कलरिंग होती है गाड़ी की। ये सब कुछ जो चल रहा है ना अंदर, देखो रॉ ऐसी गाड़ी तो देखो ये कैसे चल रही है। ये अंदर पेंटिंग कर रहे हैं इसको, ये देखो। सर क्यों बता, देखो ये रोबोट्स कलर मार रहे हैं उसको। चल कर रहा है, ये ऑपरेशन है भैया। गाड़ी ऐसे बनती है जिसको सिर्फ इंसान नहीं लगते, इट रिक्वायर्स मशीन्स ऑल्सो। सो हमारे सिलेबस में लिखा है कि कोई भी प्रोडक्ट कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उस पर पहले क्या होता है? रॉ मटेरियल आता है, हाँ। फिर उसके बाद में ये जो हो रहा है ना अंदर अभी, ये गाड़ी का मेकिंग, ये ऑपरेशन है। पर एक बार जब गाड़ी बन जाए ना, अरे बोलो भाई, गाड़ी बनने के बाद क्या होगा? देखो दिख रहा है लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। देखो कुछ मशीन है इनके पास में। मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए। देखो बहुत सारी मशीन दिख रही है क्या? अरे दिख रही है मशीन्स। देखो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, लोग और मशीन भी दिख रहे हैं, हाँ। तो इसका मतलब जरा स्क्रीन पे देखेंगे तो बोलते हैं इनबाउंड यानी सामान लाना, ऑपरेशन यानी उसको बनाना, हाँ। और बनने के बाद में फैक्ट्री से शोरूम पे भेजना, उसको कहते हैं आउटबाउंड। फैक्ट्री से शोरूम पे भेजना फिनिश गुड्स को, उसको बोलते हैं आउटबाउंड। और आगे सुनो जरा, ये तीन बातें हुई, इनबाउंड हो गई, ऑपरेशन हो गई, आउटबाउंड। इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, तीन बातें हो गई एवरीबॉडी। तो अब क्या हुआ, उसके बाद में ये गाड़ी आती शोरूम पे, पर शोरूम पे सेल करना पड़ेगा। पर सेल कैन नॉट हैपन विदाउट मार्केटिंग। होर्डिंग लगाएंगे, रेडियो पे आएगा, टीवी पे आएगा, इससे फोर्स होता है मार्केटिंग सेल्स। और एक बार ये हो जाए, गाड़ी बिक गई, उसके अंदर देते हैं आफ्टर सेल सर्विस। आप गैराज में लेके जाते हो, सर्विसिंग, सर्विसिंग सुना होगा कभी, सर्विसिंग, ऑयल चेंज, ये सब, उसको कहते हैं सर्विस। तो एक कार कंपनी का एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो, इनबाउंड बोलो, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस। ये पांच काम होते हैं। पर ये पांच काम करने के वास्ते जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है ना, उसको कहते हैं सपोर्ट। नाम लिखा सपोर्ट। कौन किसको? प्राइमरी को जो सपोर्ट करता है उसको सपोर्ट कहते हैं। तो आपने अभी भी वो वीडियो में देखा था, ये प्राइमरी मुमकिन ही नहीं विदाउट इंसानों के एचआर। ये मुमकिन ही नहीं है विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन्स, लैंड, प्लांट, हाँ। और ये मुमकिन ही नहीं है विदाउट सॉफ्टवेयर एंड रोबोट्स, टेक्नोलॉजी।
आजकल तो हर जगह पे टेक्नोलॉजी, भाई कोई भी फैक्ट्री मैनमेड नहीं रहे, अब तो पूरा टेक्नोलॉजी घुस गया हर जगह पे। बहुत ही कम होंगे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। विदाउट टेक्नोलॉजी काम चल सकता है, बट अभी आजकल कोई रहा नहीं। एवरीबडी यूजिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, रोबोट्स। ये क्या पॉइंट आ गया? फोर्थ पॉइंट, प्रोक्योरमेंट। तो वो तो आ गया ना इनबाउंड में। ये तो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। 4 वेंडर से टायर लेना थे, आई मीन टायर तो एक जगह से लेना थे। मैंने 4 जगह के कोटेशन मंगवाए, कंपेयर किया, रेट में कंपेयर किया, एक को सिलेक्ट किया, 4 के कोटेशन बुला के सबकी क्वालिटी परख कर देखकर एक का जो चुनाव किया है ना मैंने, उसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट। और एक बार जो चुनाव हो जाए, वेंडर सेलेक्ट हो जाए, उसके फैक्ट्री से टायर मेरे फैक्ट्री में आने वाले को कहते हैं इनबाउंड। समझा क्या बोला? है ना? आप इनबाउंड तो डायरेक्टली नहीं करोगे ना। इनबाउंड को तो पहले आपको लोगों को कोटेशन मंगवाएंगे, कंपेयर करेंगे, एक का सिलेक्शन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बोलो बच्चों, 5 पॉइंट कौन से धंधे करने के प्राइमरी पार्ट। अरे बोलो यार, इमेजिन करो, इनबाउंड होगा, ऑपरेशन होगा, आउटबाउंड होगा, फिर मार्केटिंग, सेल होगा, फिर आफ्टर सेल्स, और वो सब काम करने लिए आपको एचआर लगता है, ह्यूमन रिसोर्स, आपको मशीनरी, प्लांट, बड़ा बड़ा सब कुछ, फैक्ट्री लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ में टेक्नोलॉजी चाहिए, और एक प्रोक्योरमेंट चाहिए। ये हो गया आपका वीसीए। अभी सभी को याद आ गया? बोलो भाई, दोनों वीसीए के 2 बच्चे, प्राइमरी एग्जामिनेशन में जाके पहले डायग्राम ठोक देने का, वीसीए प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी के 5 बच्चे बना दो, इसके 4 बच्चे, ये पहले आधा पेज तो यहीं खत्म हो गया। फिर सबको एक्सप्लेन करो, प्राइमरी के अंदर ये जो है इसका मतलब क्या है, इनबाउंड मतलब क्या, रॉ मटेरियल लाना अपने फैक्ट्री तक, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक पहुंचाना, ऑपरेशन, फिनिश गुड्स को उधर ले, ये सब का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? पर ये कॉन्सेप्ट वैल्यू चेन नहीं है, ये वैल्यू चेन एनालिसिस है। ये टुकड़े गिराने से कुछ नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ आपने, यू जस्ट ब्रोकन डाउन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इनटू 9 पार्ट्स। You have just broken down the entire organization into what? How many parts? तो उससे क्या हुआ? उससे क्या होगा? ये टुकड़े करने से कुछ नहीं होगा, टुकड़े करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर आप कहेंगे सर किया क्यों है? वो बोल रहा है इसको एनालिसिस करो। अब सुनो जो लाइन बात कर रहा हूं, बहुत काम की बात बता रहा हूं। बोलते हैं हर कोई टुकड़े के SW ढूंढो, यानी कि स्ट्रेंथ था, इनबाउंड का स्ट्रेंथ, इनबाउंड का वीकनेस, ऑपरेशन का स्ट्रेंथ, ऑपरेशन का वीकनेस, आउटबाउंड का स्ट्रेंथ। सर क्या होगा इससे? ताकि हमारी स्ट्रेंथ शुड रिमेन स्ट्रेंथ, एंड वीकनेस को भी हमने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहिए, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई चीज हो जाएंगी स्ट्रॉन्ग। ऑल दी 9 पार्ट का S विल रिमेन S, W विल कन्वर्ट इनटू, एवरीथिंग विल बिकम स्ट्रॉन्ग, एंड ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम नंबर 1। ये हमारा उसके पीछे का उद्देश्य है। वरना ये सब के टुकड़े करके क्या उखाड़ लिया? टुकड़े करो क्या, इसको तो क्या करूं इनबाउंड को? इसको टुकड़े करने से कुछ नहीं होगा। टुकड़ों में जाके आप देखोगे इनबाउंड में हमारा वीकनेस क्या है। जब मान लो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में फैक्ट्री में जब काम चलता है, तो क्या हमारा वीकनेस है? हमारे वीकनेस है कि हमें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में 4 दिन लग जाते हैं। हम टाटा है और हुंडई सिर्फ 2 दिन में बना रहा है, तो इसका मतलब हम लोग वीक है। जब हम लोग प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, हमारा रॉ मटेरियल मारुति से महंगा आता है, यानी हमारा वो वीकनेस है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके ऊपर? अगली बार दूसरे वेंडर से लेंगे। जैसे एग्जांपल बात करता हूं, हमारी मार्केटिंग जो है सोशल मीडिया पे नहीं है, सिर्फ होर्डिंग पे, पेपर पे है, तो अगली बार कोशिश करेंगे कि हम लोग वहां पे भी स्ट्रांग हो जाए। तो क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, वो अच्छी रहे। फॉर एग्जाम्पल आपका आफ्टर सेल सर्विस 1 नंबर है, तो उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा है, जो अच्छा नहीं है वो, ये इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट वीसीए। आज का दूसरा कॉन्सेप्ट खत्म, जिसका नाम है वीसीए, वैल्यू चेन एनालिसिस। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीवन, कम ऑन। वैल्यू चेन एनालिसिस। मेरी आवाज स्पीकर से आ रही है? देख लो यार, एक तो मुझे समझ रहा है, इनको समझ आ रहा है कि नहीं। आ जाओ, कौन सा पेज है? पेज नंबर 15 Value chain analysis has been widely used as a means of describing the activities within and around the organization.
लेटिंग टू देम एन असेसमेंट, ना कि सिर्फ टुकड़े गिराता है, वो असेस करता है, चेक करता है कि हमारे पास अच्छा क्या है, खराब क्या है, असेसमेंट करते हैं ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। कुछ होंगी स्ट्रेंथ और कुछ होगी वीकनेस। फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, वैल्यू चेन एनालिसिस वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय एन अकाउंटिंग एनालिसिस। कोई मतलब का नहीं, फालतू पॉइंट है। आगे, वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस इज रिकग्निशन दैट ऑर्गेनाइजेशन आर मच मोर देन वर्ड रैंडम कलेक्शन ऑफ। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कुछ भी एएसएस करे। जब हमारी सारी चीजें अच्छी हो जाती है ना, तो हम मोक्ष की ओर चले जाते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे जाना है, तो इन सारे 9 के 9 चीजों को अगर हमने अच्छा कर लिया ना, आप सफलता की ओर निकलते हो, ऐसा उसका बोलना है। देखो प्राइमरी एक्टिविटी में लिखा है सारे 9 पॉइंट्स। इनबाउंड, इनबाउंड का मतलब क्या लिखा है एक बार देख लो। क्या किया? रिसीव किया, स्टोर किया, है ना, आपने वहां से फैक्ट्री में डाल दिया। ऑपरेशन में क्या होता है? इनपुट को किस में डालते हैं, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। या आउटबाउंड क्या होता है भैया? अब गाड़ी तो बन गई, वहां से शोरूम में, यानी देखो क्या लिखा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक कलेक्ट, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स टू किसको? अभी गाड़ियों के लिए तो डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं आता, वो शोरूम से आता है। पर मान लो अगर पिज्जा हट की शॉप पे हो आप पिज्जा बन गया, अब ऑलरेडी पिज्जा हट में बैठे हो, तो क्या शोरूम में भेजेंगे उसको? बने हुआ पिज्जा आपके दे देंगे, आपके थाली इसमें रख के, थाली में। तो आउटबाउंड इज नथिंग बट, आउटबाउंड होता क्या है? बनी हुई चीज कस्टमर तक पहुंचाना है। मे बी आप शोरूम के द्वारा पहुंचाएंगे या डायरेक्ट पहुंचाएंगे। मार्केटिंग सेल तो जरूरी है ना भैया। मार्केटिंग कोई भी ब्रांड है, अगर मान लो सिर्फ आउटबाउंड कर रहा है, गाड़ियों के केस में लो, आउटबाउंड होने के बाद भी सेल नहीं होगा। सेल कब होगा? पीपल शुड नो अबाउट इट, मोर एंड मोर अवेयरनेस, ये सब वो सब तो आता ही है। मतलब इट हैज बिकम द इंटीरियल पार्ट नाउ डेज। क्या है, देखो सेल तो इंटीरियल था ही, मार्केटिंग ऑल्सो हैज बिकम इंटीरियल, एटलीस्ट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। अगर जियो जब आया भी था, जियो फोन, कितना मार्केटिंग किया था। कोई भी प्रोडक्ट जब आता है तो अच्छा खासा इज्जत से आता है, अच्छी मार्केटिंग अवेयरनेस क्रिएट करता है। इट प्रोवाइड द मीन्स वेयर बाय कंज्यूमर्स यूजर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे आप सीए फॉर्म स्टार्ट करोगे तो ओपनिंग रखते हो ना उसकी, क्या के लिए रखते हो? चालू कर दो ना, क्यों बता रहे पब्लिक को? आप बताना चाहते हो भाई मैंने ऑफिस खोला है, आ जाओ, बाकी लोगों को बताना मैंने ऑफिस खोला है। तो हम लोग भी तो मार्केटिंग करते हैं, हमारी मार्केटिंग तो उसके में अवेयरनेस कैसे हो? लोगों को पता ही नहीं चलेगा आपने ऑफिस खोला है। सर्विस का मतलब क्या है? प्रोडक्ट बेचना सब कुछ नहीं होता भैया, उसके बाद में सर्विस देना पड़ती है। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो आपको सर्विस देना पड़ेगी। कभी कभी डैमेज डिफेक्टिव प्रोडक्ट आते हैं, उसको सर्विस। आपने 25 लाइट बेचे थे एक साथ, एक लाइट खराब निकला, रिपेयर करना पड़ेगा। गाड़ी बेची थी, ब्रेक नहीं लग रहे, सर्विस इज रिक्वायर्ड। आगे, और ये सब करने के लिए क्या चाहिए? प्रोक्योरमेंट। क्या लिखा? प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग to the primary activities. As such, it occurs in many parts of the organization. Acquiring various resources input to the primary activities, not to the resources. As such, it occurs in what? Many. ये पूरा जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस, कोटेशन मंगवाओ, कंपेयर करो, इन सबको कहते हैं टेक्नोलॉजी। आप जानते हो, एक्टिविटी हैव द टेक्नोलॉजी, ने हाउ, ये नो हाउ और टेक्नोलॉजी। आपने जैसे कोई अगर कोई टाटा के शोरूम से गाड़ी भी खरीदना है तो शोरूम पे भी टेक्नोलॉजी होती है, वो ईआरपी सॉफ्टवेयर सबका बिलिंग बनाता है। अब गाड़ी गराज में भी दोगे तो बोलता अच्छा गाड़ी का किसके नाम पे थी, तो उसके से पूरा आपका कुंडली होगा उसकी ईआरपी पे। अच्छा कब खरीदा था, कहाँ से लिया था, पिछली बार सर्विसिंग कब हुई थी, फ्री में है कि पेड में है। यू नीड टेक्नोलॉजी। एचआर तो जरूरी है भैया, एचआर की वर्क कैसे होगा? ये एक बार चेक कर ले भाई सब चल रहा है, मेरे को तो कुछ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, उनको दिख रहा नहीं दिख रहा, एक बार ऐप पे चेक कर ले, देख ले भाई। बाद में तू बोलेगा रिपीट कर दे, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। जय श्री राम। देख ले, मैं पढ़ा रहा हूं, उधर दिख रहा है, मैं रिपीट नहीं करूंगा बात, नहीं तो अकेले में रिपीट करना पड़ता फिर। ये तो चल जाएंगे सब बच्चे, बोले ऐसा डबल नहीं पढ़ना। एचआर जरूरी है। यू नो वाई डू एचआर रिक्वायर्ड? मतलब एचआर क्यों चाहिए? मतलब कौन सी दुकान है भाई? आप देखो हेमंत आके क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एचआर इज रिक्वायर्ड। ये बच्चा चाय लेके आया मेरे लिए, एचआर इज रिक्वायर्ड। कोई भी कंपनी में जाते हो तो देयर इज नो, आई मीन उसको ट्रेनिंग देना, उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेट करना, उनका कॉम्पेंसेशन रिवॉर्ड देना, ये सब काम आते हैं किसके अंदर? एचआर के अंदर।
और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन यू नीड पैसा, यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, हाँ, यू नीड मशीन्स, प्लांट, ये सब आता है एक्ट। 9 पार्ट में डिवाइड करना ये वीसीए नहीं है। आप ये बात क्लियर लिखो, एग्जामिनेशन 9 पार्ट लिखो तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके स्ट्रेंथ वीकनेस को देखो, लिख दो एक पॉइंट कहते वीसीए के बारे में, जल्दी लिखो। क्या लिखोगे बुक में, मेन बुक पे जो भी लिखना है रॉक्स पे लिखना, क्या लिखेंगे आप वहां पे, और चिट्ठियां लगाने का सिस्टम चालू कर दो आप। स्टिकी नोट जब भी मिलेगी स्टिकी नोट चिपकाने का और लिखते रहने का। क्या बोलेंगे वीसीए के बारे में? एनालाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ क्या? ऑल दी 9 फैक्टर्स, strength and weakness of 9 factors. Strength should remain strength. Weakness should also become strength. स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ रहे, वीकनेस भी क्या बन जाए? वीकनेस शुड ऑल्सो बिकम स्ट्रेंथ. ओके, an organization becomes more competitive. Organization becomes more competitive. Next concept. क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास? स्ट्रैटेजी, बिजनेस एनवायरनमेंट, माइक्रो मैक्रो, पेस्टले. मैं आपको समझाता हूँ माइक्रो मैक्रो. ये आपके पहले सिलेबस में नहीं था. कभी पढ़ा है इसको माइक्रो मैक्रो? आओ सीए फाउंडेशन. कितने लोग डायरेक्ट एंट्री से यहाँ पे? अब डायरेक्ट आपने पढ़ा है माइक्रो मैक्रो स्कूल में? हाँ स्कूल में भी होता. अच्छा 12th में भी था? छोड़ दूँ फिर? हाँ अपने 12th में पढ़ा है. कोई बोल रहा तो पढ़ा तो होगा, याद तो होगा ना आपको. हाँ आपको लग रहा है सच में पढ़ाऊं मैं? रिपीट है तो क्यों पढ़ाऊं? हाँ नहीं मतलब आपको याद ही है तो क्यों पढ़ाओ ऐसे? अरे है मार ही डाला. जय श्री राम. दोस्तों मैक्रो एंड माइक्रो देखो, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है माइक्रो, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है मैक्रो, जो हमारे क्लोज विसिनिटी में है, जो मेरे बहुत नजदीक होता है माइक्रो, जो मुझसे बहुत दूर होता है मैक्रो, जिसके ऊपर मेरा बस नहीं चलता मैक्रो. एग्जाम्पल, चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे. गवर्नमेंट माई या मैं क्यों? आपका सुन के पॉलिसी बनाते होंगे मोदी जी. मेरे से तो रोज मुझसे पहले फोन पे बात करते हैं क्या करना है कल अयोध्या में. ऐसा तो नहीं ना, अपने को घंटा कोई गिनता नहीं. एक बार इलेक्शन हो गया उसके बाद में अपनी कोई इज्जत थोड़ी ना है. तो वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन देम. तो वेरी मच मैक्रो. एक सवाल पूछूं, पॉपुलेशन अपन कंट्रोल कर सकते कि नहीं कर सकते? कैसे रोक नहीं सकते? माइक्रो क्या मैक्रो? कहते जिसको कंट्रोल कर सकते हैं वो माइक्रो. अभी पॉपुलेशन कंट्रोल है, कैन नॉट बी कंट्रोल. क्यों सर? कंट्रोल कैसे होगी? देश में आबादी कितनी है? 150 करोड़ लोग हैं. इट कैन बी कंट्रोल. कम ऑन यार, पॉपुलेशन हम थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं. ये कोई निजी मामला थोड़ी ना. तो ये तो पूरा देश है इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो मित्रों पॉपुलेशन इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक. क्या बोलते हैं इसको? बात मैक्रो का पार्ट है. मतलब पॉपुलेशन का बढ़ना, उसमें कौन से कास्ट में कितने लोग होना, और कितने एज के कितने लोग होना, कौन कौन से रिलीजन को फॉलो करता है इंडिया में, और कौन से स्टेट में कितने लोग पैदा होना चाहिए. इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन से स्टेट में? अब उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा क्यों है, गोवा में ही कम क्यों है?
हाँ, हिंदू ज्यादा क्यों हैं, हाँ, क्रिश्चियन जैन कम क्यों, इसका अपना क्या कंट्रोल है इसके ऊपर? अब जो है उसमें वी कांट कंट्रोल इट, राइट? तो जो है वो अब एज वाले बच्चे इंडिया में कहते हैं कि एवरेज एज जो है 28 से 35 के बीच में बहुत ज्यादा है। अच्छी बात है इंडिया के लिए, पर हमारा कुछ नहीं है उसमें अंदर। एग्जाम्पल और लेंगे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज, बोलो भाई। माइक्रो, आई कैन कंट्रोल, यस। मैं बोलता हूं, सुनते हैं। कस्टमर, सोच के बताना। चलो आंसर सही है, माइक्रो है। क्यों? मेरा कंट्रोल है आपके ऊपर। मतलब जो आप, मैं एसपीसी, तो आप मेरे स्टूडेंट है, आप मेरे कस्टमर। चलो मान लो कोका कोला कोक बेचता है, या मैकडी बेचता है। मैकडी के जो भी बर्गर वड़ा पाव जो खाते हो आप, तो जो लोग मैकडी जाते हैं वो सब मैकडी के कस्टमर है। क्या मैकडी का कंट्रोल है उनके ऊपर? सिलेबस कहता है हाँ कंट्रोल है। कैसे? हाई चार्जेस नहीं, कैसे मुझे बताओ? कंट्रोल है हमारा, मेरा आपके ऊपर कंट्रोल है, मैकडी का उनके बायस के ऊपर कंट्रोल है। क्या कंट्रोल है? आप तो जहां जाना जा सकते हो, आप कल चके पसंद है बर्गर किंग जा सकते हो, केएफसी चल जाओगे, कंट्रोल कैसे हुआ? सिलेबस कहता है कंट्रोल है, वो कैसे कंट्रोल है? अगर नहीं, उसमें क्या लिखता है, एक बार तुम मेरे कस्टमर बन गए, वापस फिर से आपको बुलाना ही मेरे हाथ में होता है। अगर मैं अच्छा काम कर दूं ना, आप वापस आएंगे, तो मेरा कंट्रोल है आपके ऊपर। मैं सही ढंग से मेरी पारी खेल लूं ना, आप कहीं और जाओगे नहीं। मैकडी अगर सही सर्विस दे दे आपको, तो आप जाओगे नहीं। इमेजिन करो, हम लोग जो प्रोडक्ट लेते हैं और सही अच्छा चल रहा है। एग्जाम्पल आपके घर पे पूछो, जो मसाले से या आपके घर पे खाना बनता है, एमडीएच या एवरेज जो भी वापरते हैं, आपके घर पे एमडीएच चल रहा है ना, तो आपकी मम्मी को अगर आपने दूसरा दिन मम्मी बोले बेटा एमडीएच बोला था, वो लेके आने का। क्यों? आपके मम्मी के ऊपर कंट्रोल है एमडीएच का। समझो मेरी बात में, क्या टेस्ट होती टेस्ट। अब जैसे मेरे पढ़ाना आपको पसंद आ गया ना, आप किसी और कोई और कुछ भी बना आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर ऑलवेज यू विल कंपेयर विथ हिमसेल्फ। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को कैसे प्रभावित कर सकती है, ये उसके हाथ में होता है। अगर वो अच्छा करे तो अपने कस्टमर को बांध के रख सकता है। बांध के मतलब वैसे बांध के नहीं, पर कस्टमर जाएगा नहीं छोड़ के। आप देखो ना, जो भी चीज आप, जो प्रोडक्ट लेते हो ना, जो शैम्पू आप लेते हो, ये जो सोप लगाते हो आप, जो आपके स्किन को एक बार सूट करके ना, आप वो चेंज नहीं करते हो जल्दी से। बालों में आप खेलते नहीं ज्यादा, भाई ये चलता है, आपको पता है ये सही चलता है, मेरे बॉडी को सूट करता है, तो आप उसी को रिपीट मारते हो। देखो टूथपेस्ट भी कुछ लोगों का स्पेसिफिक होता है। तो हमारे कस्टमर के ऊपर हम लोग कंट्रोल ला सकते हैं अगर हमने उनको वो दिया जो उनको चाहिए। नहीं समझ आ रहा है आपको? अरे बोलो भाई। यानी आप कुछ प्रोडक्ट देखो, आप वो लेगेसी फॉलो करते हो, आप चेंज नहीं करते हो उसको। आप मानते हो ऐसा? आप खुद भी जो चीजें एफएमसीजी की यूज करते हो, जो टूथपेस्ट है या कुछ, आप सोप ले लीजिएगा, ये फेस वॉश है, जो आपको एक बार आपको भाग गया कोई चीज, हाँ भाया नहीं, तो फिर इसका मतलब क्या है? आपने उसको खुश नहीं किया था। पर अगर आप खुश करने में अपने कस्टमर को कामयाब हो गए थे, एग्जाम्पल चाय पत्ती का भी ले लो। आपके घर पे चाय पत्ती कुछ भी नहीं ला सकता। अब आप किराना दुकान में, मम्मी ने बोला था आपको लेके आ बेटे, काम करो, वो ये ले लो, क्या बोलते हैं, ब्रुक बॉन्ड लेके, ब्रुक बॉन्ड, या ब्रू लेके, ब्रू आवा है, वाघ बकरी लेके, या सोसाइटी चाय लेके आए। मम्मी बोलेगी आज इसके बाद में मत जाना बेटा, तू वैसे भी किस लायक है नहीं, तो इसके लायक भी नहीं है। नहीं चलता भाई। जो टेस्ट होती टेस्ट, तो कंपनी का कस्टमर के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। अगर वो सही काम कर रहे होंगे तो उसका कस्टमर कभी जाएगा नहीं। मैं देश की पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल कर सकता, पर मेरे उस पॉपुलेशन के कस्टमर को जरूर कंट्रोल कर सकता हूं। आई रिपीट अगेन, 140 करोड़ कस्टमर नहीं मेरे, उसमें से मान लो 1 करोड़ कस्टमर है मेरे, वो 139 में मेरा कंट्रोल नहीं है, पर 1 करोड़ को मैं प्रभावित करके वापस बुलाने की ताकत रख सकता हूं। 139 पे तो मेरा कोई लेना नहीं, वो तो मेरे पास कभी आया नहीं, तो उनके ऊपर तो मेरा कंट्रोल है ही नहीं। वो क्या कंट्रोल करूंगा उसको? वो तो जानता ही नहीं मुझे। अच्छा एक सवाल, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक मिनट, बहुत कोई कॉल कर रहा है सर, फास्ट टैग से तो कॉल नहीं कर रहा है। हेलो, हाँ जी,
हाँ जी। आप स्वप्निल साथी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। हैदराबाद से ना मेरी डॉटर ने अपने क्लासेस कैसे बात करूँ इससे? मैं आपको एक जस्ट मिनट में एक कॉल करूँ, एक 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ मैं। आंटी जी मैं 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। मुझे क्या लगा कोई फास्ट ट्रैक से कॉल कर रहा है, मुझे इतना दिख रहा नहीं हो रहा। आंटी को बाद में बात करेंगे। माइक्रो मैक्रो एक साथ, मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेरी कंपनी के मैनेजमेंट, ये मेरे कंट्रोल के अंदर, बिकॉज मेरे कंपनी के लोग हैं, वो मैं बोलूंगा वैसे करेंगे। अरे बोलो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा है ना भाई। अब एसपीसी में क्या होना था, मेरा कंट्रोल तो है ना, मैं बोलूंगा ऐसा तो वैसे ही होगा, तो मेरा कंट्रोल है ना। पर इन्होंने जब एक बात कही तो मेरे दिमाग में नहीं बैठी आज तक, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, माइक्रो या मैक्रो? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड, मैं क्यों सर? अभी हाँ, कल्चर के मैं बोलूंगा कोई भी नया कुछ नहीं आना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कल्चर के जो नया आना है, अब मैं बोलूंगा एआई नहीं आना चाहिए, मेरे बोलने से नहीं, मैं कर सकता हूँ कि मैं एआई नहीं यूज करूंगा, पर दुनिया एआई लाएंगी उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। गूगल चाहकर भी ओपन एआई को चैट जीपीटी लाने से रोक नहीं पाया। इट इज बियॉन्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को, गूगल क्या कोई भी नहीं रोक पाएगा। जो लाएगा लाएगा, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, रिसर्च हो सकता है। एक बात समझ में नहीं, कॉम्पिटिटर्स कैसे माइक्रो है, माइक्रो कैसे हो सकता है कॉम्पिटिटर? बोलते उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। मैं मेरे स्टडीज से उनके प्रभावित कर सकता। एग्जांपल, टाटा मोटर्स ने मारुति की कैसी बजाई, कंट्रोल कर रहा है ना। टाटा ईवी लाके मारुति को कंट्रोल कर रहा है, मारुति वो कर रहा है जो टाटा कर रहा है। अब नहीं समझे? आई रिपीट। कभी कभी हम ऐसी पारी खेल लेते ना, अपने कॉम्पिटिटर्स को भी हमारे बारे में सोचने पे मजबूर कर देते। हमारा कंट्रोल होता है इसके ऊपर। नहीं समझा? लक्षद्वीप में टाटा ने अपनी ताज होटल खोली। टाटा ने किसको बोला नहीं तुम भी खोलो, 10 लोगों ने और आया और मोदी जी को बोला हम भी खोल देते। मतलब क्या है? हम जो कर रहे हैं उनके ऊपर असर है, उसका कंट्रोल कर रहे हैं हम उसको। हम जो कर रहे हैं वो उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा। कौन इग्नोर नहीं कर पा रहा? अमेजॉन जो करता है, फ्लिपकार्ट भी कर देता है। अमेजॉन बोलेगा सेल, तो फिर वाइस वर्सा भी होता है। एक कंपनी सेल निकालती है, दूसरा भी निकाल लेती है। कंट्रोल करते हैं ना भाई एक दूसरे को। देखना वो सीजन में सेल भी सबका एक ही आगे पीछे ही आता है। अभी आएगा ना जनवरी में, अभी आ रहा है, रिपब्लिक डे पे आता है, तो सब आसपास सबके आ ही जाते हैं। क्या समझ आ रहा है आपको? हम हमारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, माइक्रो और मैक्रो एक बार करो, जल्दी से लिखो डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। लिखो, कैन बी कंट्रोल्ड, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। कैन बी कंट्रोल, कैन नॉट बी कंट्रोल, कौन सा? लिखो, इसमें मैं कुछ चीज लिख रहा हूं। पॉपुलेशन कहां पे आएगी? मैं एम ए। टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, लिखो कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, किधर आएगा? सब माइक्रो में आएगा।
ब्रॉडर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ब्रॉडर एक्सटर्नल है वो, ब्रॉडर immediate environment of the business, immediate environment of business, micro. इमीडिएट इम्पैक्ट ना, एकदम पास में हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एम्प्लॉय, हमारे कस्टमर्स. डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस. अब कस्टमर ने आना ही बनता, डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ना. कॉम्पिटिटर्स ने कुछ किया तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा. या पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है इंडिया का, धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट होगा, पर इनडायरेक्ट, एकदम से कुछ नहीं होगा. एनवायरमेंट किधर आएगा? पोल्यूशन. आप कंट्रोल कर सकते हो पोल्यूशन को. कल से मैं पेट्रोल की गाड़ी यूज करना बंद कर दिया तो क्या पोल्यूशन रुक जाएगा मेरे कंट्रोल में? नहीं. इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस. किसमें रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है, किसमें पीरियोडिक मॉनिटरिंग? रोज चेक करेगा कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना, आज कितने से बढ़ा, आज कितने बच्चे पैदा हुए. ऐसा तो नहीं करेगा ना भाई, इतना तो इतना टाइम नहीं मेरे पास, कितने बच्चे पैदा और कौन से कास्ट के पैदा हुए. तो इसकी पीरियोडिक मॉनिटरिंग करूंगा मैं. और किसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए? माइक्रो वाले जो फैक्टर्स है तो रोज देखना पड़ेगा, बिकॉज उनका तो डायरेक्ट इंपैक्ट है. इट हिट्स माई रेवेन्यूज, इट कैन हर्ट माई रेवेन्यूज. आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन. ओके दोस्तों, अभी हमारे पास में माइक्रो मैक्रो का सब खत्म हो गया. अब हमारे पास में जो है ना, ये कॉन्सेप्ट है जिसका मैक्रो के अंदर, क्या बोला मैंने, मैक्रो के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है डेमोग्राफिक. क्या है? डेमोग्राफिक. इधर देख लो मेरे पास, ये देख लीजिएगा. इंडिया की पॉपुलेशन का लाइव स्कोर दिखाता हूं मैं आपको. तो इसके भी लाइव स्कोर आते, आपने देखा है? बहुत भारी डेटा है ये देखो कैसे बढ़ता है. गजब का डेटा है यार ये. बातों में बच्चे हो जा रहे, देखो ना. ये एक्चुअल है भाई, ये फैक्चुअल डेटा ही है. वर्ल्डोमीटर से निकाला हुआ ऑथेंटिक डेटा. इतने पॉपुलेशन इंडिया के एक्चुअल लाइव, देखो लाइव स्कोर है. जैसे क्रिकेट का मैच का रन बन रहा है इधर. नहीं बेटा, एडजस्टेड है. मतलब 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 40 गए तो 60 ही बढ़ते हो. एडजस्टेड नंबर है, वो माइनस होने के बाद में बढ़ते. देखा क्या भाई? और ये सिर्फ इंडिया की पावर है. वर्ल्ड में हम लोग नंबर 1 चल रहे हैं और किसी को आने भी देंगे इन रेस में. पर आप कुछ भी बोलो, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. हमारी पॉपुलेशन हमारी स्ट्रेंथ बन चुकी है. इसलिए तो मोदी की इतनी इज्जत है वर्ल्ड में, क्योंकि हम लोग सबसे बड़े कंज्यूमर मार्केट है. देखो वर्ल्ड में बात तो देखो 600, एक बार ताली बजा दो यार. 600 ये जो परफॉर्मेंस है उसके लिए कुछ तो ताली बजना चाहिए. और हमारा ग्रोथ रेट देखिए, झुकेगा नहीं साला. ये ग्रोथ है, सही होगा. ये मैच्योरिटी डिक्लाइन नहीं आएगा इसमें. ये डिक्लाइन तो कभी नहीं आएगा. ये ग्रोथ रेट है, ठीक है. तो आई होप आपको सभी को दिख रहा होगा. देखो यहां पे क्या क्या लिखा है. रैंक्स नंबर 1 इन द लिस्ट. वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 70. अगर चाइना मिलाते तो हम लोग, जो वर्ल्ड में 600 करोड़ लोग रहते हैं, हमारे दोनों के पास 300 करोड़ है. चाइना और हमारे पास आधा वर्ल्ड तो हम ही है. तो इसलिए इज्जत है, हमारी कंज्यूमर मार्केट है हम लोग. हमारा एवरेज एज क्या है? हमारे 36% लोग कहां रहते? मतलब गांव में 64% लोग आज भी रहते. क्या फर्क पड़ता है आपसे, आपको इन सबसे?
मैं धंधा कर रहा हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है कितने लोग इंडिया के? भैया अगर मैं इंडिया में प्रोडक्ट लाऊंगा और मैं यूथ को इग्नोर कर रहा हूं ना, या बच्चों को, तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा गलत कर रहा हूं, बिकॉज ऐसी संख्या ज्यादा इंडिया में है। अगर इंडिया में रूरल में आज भी एरिया में ज्यादा लोग हैं और मेरा प्रोडक्ट रूरल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं बहुत सारे करोड़ से वंचित हूं। आज 80% हिंदू है, 20% में बाकी सब लोग हैं, और मेरा प्रोडक्ट हिंदू के काम का ही नहीं है, तो मैं बहुत बड़े मार्केट को खो रहा हूं। इसलिए मैकडी जब इंडिया में आया था तो ओनली नॉनवेज लेकर आया था, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में नॉनवेज ही चलता है मैकडी। उसको समझा 1 साल बाद आ रही है तो गड़बड़ हो गई भाई, लोग आ रही क्यों नहीं? बोले हावले तू इंडिया में, तू किधर माल बेच रहा, तुझे अक्कल है क्या? इंडिया के लोग क्या खाते तुझे पता है? मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ देम आर वेजिटेरियन। 100 में से 70% लोग आज भी वेजिटेरियन है। तो क्या बेच रहा नॉनवेज? तेरे पास कौन है? 30% लोग आएंगे तो उसमें क्या चलेगा? तो उसने पूरा फिर इंडिया के हिसाब से पूरा मेनू कस्टमाइज किया उसने। आप देखो मैकडी में भीड़ लगी होती है, ऐसा नहीं कि नॉनवेज लेने पर वेज को लाना पड़ा उसको। तो इसलिए यू कैंट इग्नोर द पॉपुलेशन फैक्टर। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं? आप बोले नहीं नहीं घंटा गिनता नहीं पॉपुलेशन को, मेरे को क्या फर्क पड़ता है हिंदू मुस्लिम है, तो ठीक है फिर कर ले। किसी आपको पॉपुलेशन समझना पड़ेगी, आप किधर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो। पता क्या फर्क पड़ता है? लड़कियां ज्यादा है देश में तो, और लड़के कम है। एक देश में 60% सिर्फ लड़कियां है, क्या फर्क पड़ता है? प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में फर्क पड़ेगा। अब वो सारे प्रोडक्ट जो लड़के यूज करते हैं वो कम हो जाएंगे। आपको नॉलेज तो होना चाहिए देश में है क्या भाई। अब वो गनीमत अच्छी बात है, इंडिया में ऑलमोस्ट इक्वल है, 48-52 ऐसा कुछ चलता है, तो हमें इट डजंट मेक मच डिफरेंस टू अस, बट देयर आर सो मेनी कंट्रीज जहां पे बहुत ही अनइवन चलता है बहुत। तो आपको अगर मान लो लड़कियां ज्यादा है तो आपको लड़की ओरिएंटेड प्रोडक्ट बहुत चाहिए, लड़के तो लड़के ओरिएंटेड चाहिए। आपको उतना सेंस तो होना चाहिए। मान लो 70% लड़कियां हैं और आपका प्रोडक्ट लड़कों के लिए कुछ बना रहा है आपका प्रोडक्ट, तो अब 70% तो लोग आपके है ही नहीं। जैसे लड़कों का प्रमाण अगर देश में बढ़ गया बहुत, तो कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए? तो कौन सी एग्जांपल तो दो। लड़कों वाले क्या होता है भाई? शेविंग क्रीम, और बस लड़कों वाले शेविंग क्रीम ही होता है। हाउले है क्या? मेंस पार्लर, ट्रक्स वगैरह जो होती है, बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स, वो लड़के थोड़ी ना चलाएगी। बड़े बड़े गाड़ी आती है, या फिर मान लो स्पोर्ट्स कार ले लो, या रॉयल एनफील्ड जैसा कोई प्रोडक्ट है, तो नहीं नहीं वो वाइन शॉप को आई डोंट अग्री। आजकल बिल लड़कियों की ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब क्या बिजनेस और पॉपुलेशन का इंपैक्ट है? बिजनेस के ऊपर पॉपुलेशन इंपैक्ट है कि नहीं, सवाल ये है, बाकी और कुछ नहीं। क्या जनरेशन, जेंडर, कास्ट, एज, इन सब के पैरामीटर चेंज होने से बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट होता है भाई? यही तो लिखा है हमारे सवाल में, कॉन्सेप्ट हो रहा है हमारा। सबसे पहला पॉइंट हो गया डेमोग्राफी, यहां पे वही लिखा है, अंडरलाइन कर दो, रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, है ना, ये सब कुछ जो आता है, कास्ट कौन से, एज क्या है ना, कौन से स्टेट में कितने लोग रहते हैं, ये क्या होता है? सोशो कल्चरल, कल्चर समाज, सोशो कल्चर क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, कल्चरल क्या है, कल्चरल। अभी जैसे कि राम मंदिर चल रहा है, कल्चरल चल रहा है, तो आपके प्रोडक्ट देखो ना, अभी रास्ते पे देखा ना आजकल वो भगवा झंडा बेच रहे हैं, जो ट्रेंड आता ना बराबर वो पकड़ते हैं उठा के। वो बेचने वाले भी स्मार्ट है, कौन है उनका मुखिया जो उसको मिलना पड़ेगा, वो बराबर 26 जनवरी के बराबर झंडे लाएगा बाहर, जो ट्रेंडिंग चलता है उसको उठाता है वो। सोशो कल्चरल। साड़ी का जमाना नहीं रहा, बहुत कम ही लड़कियां साड़ियां पहनती है अब तो क्या आ गया, वेस्टर्न आ गया, वेस्टर्न। भाई ट्रेंड है, सोशल तो यही है ना। अब तो लोग फटे हुए कपड़े पहनते, रिब्ड जींस पहनते ना, अब तो पैटर्न ही वही चल रहा है। तो आपको, अगर मैं जींस में हूं तो मेरे को अक्कल होना चाहिए आजकल दुनिया में चल क्या रहा, रिब्ड जींस चल रहे तो वो लाना पड़ेगी आपको, तो ट्रेंडिंग पता होना चाहिए क्या चल रहा है। चलो बताओ मुझे, अगर आप मेकअप इंडस्ट्री में हो, नायिका हो, तो आपको सोशल कल्चर से फर्क पड़ता क्या? क्या नहीं फर्क पड़ता? कॉस्मेटिक बेच रहे हो आप, नहीं फर्क पड़ता क्या? पड़ता है भाई। देश में लड़कियां कौन से टाइप का मेकअप कर रही है वो भी एक ट्रेंड होता है। क्या लिपस्टिक लग रही, क्या काजल लग रहा, लाइनर लग रहा है, उसमें क्या दुनिया की चीजें होती है। वो नायिका ने पूरा ब्रांड खड़ा कर दिया बे, लाखों करोड़ों कंपनी, 1 लाख करोड़ की कंपनी बना दिया मजाक मजाक में। क्या बेच रहे लड़कियों को? कॉस्मेटिक। सोशल कल्चर को दिमाग में रख के नायिका का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। क्या लड़कियां प्रोडक्ट यूज कर रही है? हर चीज में दे दिया, जो चीजें चाहिए मेकअप करने के लिए वो सब लेकर आ गए।
कल्चरल देख रहे हैं आजकल। आजकल मेकअप करने का फैशन है भैया, अलग टाइप के मेकअप होते हैं बेटा, तुझे पता नहीं होगा। मतलब क्लासरूम में आने का भी मेकअप अलग होता है, शादी में जाने का मेकअप अलग होता है, नॉर्मल पार्टी जा रहे उसका मेकअप अलग होता है। कुछ ऐसे मेकअप होते पर दिखते भी नहीं। अरे नहीं मतलब आपका मेकअप इतने उसमें भी जो, इसलिए तो कॉस्मेटिक जो बेचता है ना वो सब टाइप के मेकअप, डार्क मेकअप, लाइट मेकअप, ये मेकअप वो उनको सब पता है कि क्या चोचलेबाजी चल रही है आजकल। रहा नेल एक्सटेंशन, नेल आर्ट, वो क्या होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, आई लैशेस। भैया मैं गया था उधर दुबई में, भाई बंदे ने नेल एक्सटेंशन पे ब्रांड खोल दिया बे। नेल एक्सटेंशन की दुकान है, मतलब ब्रांड है, ब्रांड क्या करता है, नाखून लंबे कर देगा बस, आर्टिस्टिक नेल। आप एसएम में हो, वो जान दो लोग क्या कर रहे हो, लिपस्टिक लगा रहे कि नेल कर रहे कि वो हेयर एक्सटेंशन मार रहे हैं, हमें क्या, पर इट्स अ बिजनेस फॉर मेनी। आपके लिए तो एक अपन के साथ मजाक उड़ा रहे हैं क्या, तो क्या नहीं भैया, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है वो, लड़कियों के नखरे बहुत है, इसके ब्रांड बन गए, लड़कियों के नखरों पे ब्रांड बन गए। हेयर एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन, आई लैशेस एक्सटेंशन, सब एक्सटेंडेड चाहिए। सोशल कल्चरल है भैया, आप उसको इग्नोर करो। घर वालों को पसंद आएगा अपन जो बात कर रहे हैं। अब मेरी अगर सिस्टर करे तो मेरे पापा बोलेंगे तो एड़ी हो गई क्या कर रही है, पर मेरी दीदी थोड़ी ना मानने वाली है, बिकॉज वो ट्रेंड में है। मेरे पापा बोलेंगे तो ये हौले से क्या कर रही है, दीदी थोड़ी ना सुनने वाली। सोशल कल्चरल पे बिजनेस बन रहे, मैं वो बता रहा हूं। वो बिजनेस, हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, एसएम पढ़ रहे हैं ना, तो यू हैव टू थिंक इट फ्रॉम द एंगल ऑफ कि ये बिजनेस से कोई मतलब है क्या, इसका है ना, बिजनेस का मतलब है। चलो वो एग्जांपल दे रहे हैं, अगर टेस्ट का मतलब नहीं है, टेस्ट सीरीज क्या बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं, वनडे मैचेस है, टेस्ट मैचेस है, और T20, तो T20 का ट्रेंड चल रहा है। सोशल क्या है, लोगों को फटाफट चाहिए रिजल्ट, राइट। तो अगर मैं मार्केटिंग करना चाहता हूं मेरा ब्रांड की, तो मैं आईपीएल में करूंगा ना भैया, टेस्ट मैच में थोड़ी ना करूंगा। मुझे उतना तो बुद्धि होना चाहिए मार्केटिंग करने का है। तो सोशल कल्चर का इंपैक्ट मुझे समझना चाहिए कि चल क्या रहा, सोसाइटी क्या मांग रही है, एवरीबॉडी। अब वहां पे जाके आपने साड़ी का धंधा खोल दिया, यूके में जाके, यूके में साड़ी का धंधा खोल दिया। अरे यूके में जो लोग कपड़े पहन रहे हैं उनको वही ज्यादा लग रहे। अब वो साड़ी पहनेगी तुम्हारी, वो पहले जीन्स से शॉर्ट्स पे आए, शॉर्ट से हॉट शॉर्ट पे आ गए, वो अलग लोग हैं भैया। उधर कुछ इतना संस्कृति संस्कार नहीं, तुमको कहां साड़ी पहनाओगे। तो आपको इतनी अक्कल होना चाहिए मैं कौन से देश में बेच रहा हूं। जारा कंपनी सुना होगा, जारा इतना बुद्धिजीवी है, जारा H&M, वो बराबर हर कंट्री के नस पकड़ते वहां पे वैसे कपड़े लॉन्च कर देते। ऐसी ब्रांड नहीं बना जारा, जारा में जाओ जरा, वो बराबर इंडिया के हिसाब से तेवर बदल देता है। अच्छा इंडिया में ये चलता है, बराबर लॉन्ग कपड़े देंगे इंडिया को, उधर वाले को शॉर्ट करा देगा। सोशल आपको पता होना चाहिए लोग किस टाइप के हैं। तो मैकडी से लेकर जारा से लेकर ये सब एग्जाम्पल है सोशल कल्चरल के, कि दे अंडरस्टैंड एग्जैक्टली देश में चल क्या रहा। अभी देश में राम श्री राम चल रहा है, भगवे कपड़े उतारो, हर ब्रांड की टी शर्ट भगवे दिखेंगे आपको। तो यू शुड नो द एग्जैक्ट कल्चर। फिर कल्चर देखो, कल्चर और बिजनेस के नॉट इग्नोर कल्चर, ये बात दिमाग में डालो। बिजनेस अभी कल्चर चल रहा है इंग्लिश मीडियम में भेजने का, कोई मराठी हिंदी मीडियम में बच्चों को डालते ही नहीं आजकल। कल्चर है भैया, अब तुम स्कूल खोल रहे हो उसमें मराठी हिंदी डाल दिए, कौन आएगा तुम्हारे स्कूल में भाई। आज कोई भी आदमी वो बोलता है कि नहीं यार मेरे इंग्लिश के हाल मेरे बच्चों की नहीं होना चाहिए। ऑल्दो दैट इज नॉट कंपल्सरी बट इट हैज बिकम वेरी इसेंशियल, ट्रेंड है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे आप, मैकडी का एग्जाम्पल है, जारा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना, जो क्या बोलते हैं नायका का बिजनेस है पूरा कल्चर पे। कल्चर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आगे इकोनॉमिक फैक्टर, चलो इकोनॉमिक फैक्टर में 2-3 लाइन लिखो। इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक में 2-3 लिखो इंटरेस्ट रेट। क्या बोलना चाहता हूं मैं, इंटरेस्ट रेट मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट, उसके बाद बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। सर इन सब चीज का मतलब है, अरे बताओ भैया क्या इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कुछ। चलो तो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, क्यों, ताकि उसको कंट्रोल पे लाए। एक बात बताओ, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो बताओ दो कौन से धंधे खराब हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल खराब हो जाएगा,
लोग कार ले नहीं पाएंगे अगर इंटरेस्ट रेट 15 भी, तो लोग उधारी पे कार कैसे लेंगे? बैंक से लोन लेके बोलेंगे बहुत महंगा हो गया, लोग घर नहीं ले पाएंगे, हाउसिंग फाइनेंस नहीं चलेगा, तो बैंकों के धंधे खराब होंगे और रियल एस्टेट के भी खराब होंगे, कार के। तो एक बता रहा हूं कि ये इकोनॉमिकल फैक्टर कांट बी इग्नोर्ड व्हाइल डूइंग बिजनेस। एग्जांपल राइट डाउन, इंटरेस्ट के साथ में एक दो एग्जांपल लिख दो। कौन से एग्जांपल बोला मैंने? जो भी मैं बोलता हूं फटाफट एग्जांपल लिखा करो, किताबों में एग्जांपल नहीं होते, जो मैं बोलता हूं बड़े रिसर्च के बाद में बोलता हूं, आप खुद ब खुद लिखना चालू कर दिया करो। हाँ, इंटरेस्ट, कार है, ऑटोमोबाइल है, चलो बता दो। अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज का रेट चेंज हो रहा है, क्या उसका इंपैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे होगा? एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले को फायदा होगा, तो नुकसान होगा। बहुत सारे लोग चाइना से बहुत लाके बेचते हैं इंडिया में, तो एक तो इनके बिजनेस को बहुत फायदा होगा। जैसे एग्जांपल लो ना, टीसीएस इन्फोसिस का 90% बिजनेस इंडिया के बाहर सॉफ्टवेयर बनाने से होता है। जब फॉरेन एक्सचेंज ऊपर नीचे होता है ना, तो इनके बिजनेस के ऊपर बहुत इंपैक्ट होता है। एक तो ये लोग बहुत ऊपर जाते हैं, नहीं तो नीचे आते। तो लिख दो फॉरेन एक्सचेंज, टीसीएस इन्फोसिस आप लिख सकते हो। पॉलिटिकल लीगल का इंपैक्ट है क्या देश में? कौन सी सरकार बनेगी बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट है? सोच के जवाब दो। मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे, सेंसेक्स के ऊपर इंपैक्ट है। वो 3 स्टेट में क्या आ गए? आग लगी, आग, बूम बूम हो गया, बूम बूम। कहां पे गया मार्केट भाई? 4-5 हजार पॉइंट से बढ़ गया, सिर्फ 3 स्टेट में आए। अभी पूरा देश जीतेंगे तो माहौल बनाएंगे। मतलब बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट है कि नहीं है? चलो एग्जांपल लेता हूं, पॉलिटिकल और लीगल का इंपैक्ट। आपने एक वर्ड सुना होगा, BS4 इंजन। ये गडकरी ने बोला है, BS4 इंजन बंद, 5 सालों बाद सारे डीजल की गाड़ियां बंद, 5 साल बाद इंडिया से डीजल हट जाएगा पूरा। सोचने की बात है, ऑटोमोबाइल कंपनी को हर कोई कार अभी पेट्रोल पे बनाना पड़ेगी, पेट्रोल या ईवी बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? मतलब कि और जो लोग ईवी बना रहे हैं, गवर्नमेंट कह रहा है उसको सब्सिडी देंगे। यानी कि अगर आप ऑटोमोबाइल हो तो लीगल पॉलिटिकल का इंपैक्ट कितना है आपके ऊपर? मतलब गडकरी जो बोल रहे हैं वो ऑटोमोबाइल को रोज पढ़ना पड़ता है, क्या बोल रहा है भाई ये? क्योंकि मेरे को पढ़ना, बिकॉज मेरी कार्य वैसी बनना चाहिए जैसे गडकरी बोल रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? वही बोल रहा हूं। तो पॉलिटिकल लीगल का इंपैक्ट है, लिख सकते हो आप। गडकरी का इंपैक्ट लिख सकते हो, जो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का इंपैक्ट है आपके ऑटोमोबाइल के ऊपर। बताओ कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, इसकी वजह से FII को फर्क पड़ता है क्या? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को फर्क पड़ता है, हाँ या ना में जवाब दूंगे। जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं धंधा पानी, बताया कि अगर आप फॉरेन के बंदे और इंडिया में अगर मालूम है 5 साल सूरत अच्छे से सरकार मोदी की चलने वाली है, तो आप इन्वेस्ट ज्यादा करोगे। तो इसलिए अगर मैं बिजनेसमैन और जो फिरंगी हूं, तो आई विल ओपन मोर ब्रांचेस इन इंडिया। अगर ऐसी पाकिस्तान जैसी सरकार आई, कल कौन सी नाच कौन सी समझ में नहीं आ रहा, वो इमरान खान को जेल में डाल दिया उन्होंने, उनके प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया। भैया सोचने की बात है, वो इतना अच्छा, इमरान खान सच में अच्छा आदमी था, पर वापिस चलती लश्कर की है। वो लश्कर उनका उल्टा है, अपन लश्कर को कंट्रोल करते हैं, उनका उल्टा है। उनका प्राइम मिनिस्टर लश्कर चलाता है। वो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ क्या होता है ना, वो कठपुतली होता है। लश्कर बोलेगा ये बोलता, वो बोलता है, बम डाल दे इंडिया पे डाल देता है। वो प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी नहीं। और ये क्या थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा चल रहा था। इमरान बोले यार देश को बढ़ा दो, वो मोदी जी की चाल चल रहा था, उधर का मोदी बनना चाह रहा था, ले ले कुप्चे में उसको अंदर डाल दिए। भाई प्राइम मिनिस्टर को अंदर डालता है क्या? चलते चलते उठा के डाल दिया। चालू प्राइम मिनिस्टर था वो, उसको उठा के बोले तू जेल में बैठ। इमेजिन करो, चालू प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को। फिर तो आम जनता तो किसको भी ठोक देंगे वे। ऐसी जगह पे थोड़ी ना आएंगे सर, ऐसी जगह पे बिजनेस। आप बोलो किसी फॉरेनर को कि तू तेरे एक्सपेंशन कर पाकिस्तान में, लोग जाएंगे वापस नहीं निकलेंगे वहां से। तो पॉलिटिकल लीगल कौन सी सरकारें हैं उसके ऊपर बिजनेस बहुत निर्भर करता है। ये आपको अप्रैल मई में समझ जाएगा मार्केट कहां से कहां जाएगा। इज इट ओके एवरीवन? लास्ट में टेक्नोलॉजी एग्जांपल लिख दो। गूगल बार्ड, गूगल ने बार्ड लॉन्च किया, BARD। पहले था चैट GPT, ओपन एआई ने लॉन्च किया। ओपन एआई पता है किसकी है? इलॉन मस्क की कंपनी है। इलॉन मस्क इज वन ऑफ द पार्टनर इन ओपन एआई। माइक्रोसॉफ्ट भी आगे बाद में फंडिंग लेगा, पर ओपन एआई में बेसिकली इज द फाउंडर पार्टनर। तो बताओ ये क्या हुआ? जैसे ओपन एआई ने चैट GPT लाया, गूगल को लगाया गूगल इंजन बंद हो जाएगा, तुरंत ही बाढ़ लाए। यू कैन नॉट इग्नोर टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है। नहीं समझा? जैसे इंडिया के अंदर MG गाड़ी है, MG की, MG हेक्टर, MG जो जो आप देखते हो,
जैसे उन्होंने बहुत सारा टेक्निकल चीजें लाई गाड़ियों में, बाकी कंपनी को लाना पड़ी, उसको बोलते हैं आईओटी डिवाइसेस। टेक्नोलॉजी जितनी आएंगी यू कांट इग्नोर। जैसे एजुकेशन में एसपीसी ने लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस लाई, तो बाकी लोगों को लाना पड़ी ना, नहीं लाएंगे तो वो आउटडेटेड बन जाएंगे। उसको बोलते टेक्नोलॉजिकल, आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको, नहीं करोगे विल बिकम आउटडेटेड। एग्जांपल आई डोंट एजुकेशन, एग्जांपल आई डोंट हॉस्पिटल। आजकल पता है हॉस्पिटल में नया टेक्नोलॉजी चालू है, रोबोट्स ऑपरेशन करते हैं आपके, आपको ऐसे लेटा देंगे, 5-6 रोबोट बाजू में रहेंगे। सोचो आपको बॉडी खोल दिया रोबोट्स ने, अब बोल रहे भैया थोड़ा दर्द हो रहा है। इमेजिन करो पूना के अंदर नी ऑपरेशन रोबोट करते हैं, हाँ पूरा नी निकाल के रहते, आप बोल रहे भैया थोड़ा सा पानी पिला दो, और रोबोट खड़े 6 पूना में चल रहा है रोबोट्स ऑपरेशन। रोबोट्स, मैं ऐसा इमेजिन नहीं कर रहा हूं, पूना के कई हॉस्पिटल में आपका बॉडी खोल देंगे रोबोट्स, आपके बॉडी पार्ट चेंज कर देंगे। सोचो रोबोटिक्स आ गए भैया ऑपरेशन करने, कहां दुनिया जा रही। हम लोग क्या करें, आप अस्पताल के इंडस्ट्री में हो ना, तो आपको तो इतना कैपेक्स करना पड़ता है, इतना एक्सपेंडिचर, हर रोज नया मशीन आता है, एमआरआई का मशीन ले ले, ये मशीन ले ले, जो आईसीयू में जाते हैं हम लोग, कितनी मशीन होती है आसपास, वो सब टेक्नोलॉजी होती है भैया। उधर पेशेंट का बीपी भी कम ज्यादा होना, इधर डॉक्टर को स्क्रीन पे दिखता है। ये एडवांस है। अगर आप बोलेंगे मैं पुराने जमाने का अस्पताल हो, तो कोई पेशेंट आएगा भी नहीं वहां मरने को, वो दूसरी जगह पे जाके मरेगा। यहां पे क्यों आएंगे भाई, ये हॉस्पिटल आउटडेटेड है बोलेंगे। ये पहले उठा लेगा, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा है, मैक्रो पढ़ा, क्या पढ़ा, पर आपको बताओ क्या, मैंने नीचे वाला क्वेश्चन भी खत्म कर लिया। अब जब वैसे आपने एजुकेशन हॉस्पिटल सब लिखा ना उधर, ऑटोमोबाइल कहां पे, टेक्नोलॉजी में। मतलब मुझे इतना बताओ हम लोग पढ़ क्या रहे कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं टेक्नोलॉजी को इग्नोर, मैं ये जो जितने वाले सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इनको इग्नोर, इनको वंचित करके मैं बिजनेस चलाऊंगा तो मैं बिजनेस नहीं चला पाऊंगा। दुबई में रूल है, अगर आपने वहां के लॉ को तोड़ा ना, वो आपको तोड़ देते, पंगा नहीं लेने का। हमने आपको जो लॉ के रूल बंद, इंडिया में कैसा खिला पिला के चलाएंगे, उधर सिस्टम नहीं खिलाने का पिलाने का, आवाज नहीं करना है ज्यादा। अगर बोला नहीं बिजनेस करने का तो करने का, और आपने कुछ उसका उल्लंघन किया, कोपचे भी लेते हो। बिजनेस तो बाद में, तुम पहले कोपचे में आएंगे। लीगल आप बोलेंगे, मैं इंडिया में कैसा ना, अरे थे शायद चुक लो, गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक, थोड़ा सा ले लो, खिला पिला के सेट होता है। उधर खिलाने पिलाने का सिस्टम नहीं है, गलती हुई ना चुकिला माफी नहीं, गलती हुई तो हुई। आप बोलेंगे मैं दुबई में रहता हूं, सॉरी सर मैंने लॉ नहीं पढ़ा, मतलब क्या है लॉ नहीं पढ़ा, मतलब क्या, किसके लिए लॉ लाते हैं। इंडिया में बोलते हैं सर वो अपने को पता नहीं, या उधर लॉ पढ़ना है तो पढ़ना है। तो इन फैक्टर्स को इग्नोर करके आप बिजनेस, तो ये पेस्टले जो लिखा है, ये पेस्टले जो है ना, P फॉर देखो लो, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्निकल, L फॉर लीगल, E फॉर एनवायरमेंटल। देखो सारे पॉइंट्स आ गए इसमें। सर ये तो ऐसा लग रहा है ऊपर से कॉपी है, ऊपर से कॉपी, मैक्रो का ही पॉइंट है सब। बताओ पहले जो जो पढ़ा उसको टिक टिक मार दो। पॉलिटिकल पढ़ लिया, टिक। इकोनॉमी पढ़ लिया, टिक। सोशल पढ़ लिया, टिक। टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, टिक। लीगल पढ़ लिया, टिक। एनवायरमेंटल नहीं पढ़ा, उसको नॉन टिक करना। एक ही पॉइंट है जो ऊपर नहीं देगा, तो ये 5 पॉइंट में रिपीट नहीं करोगे, ऑलरेडी हो गया। एनवायरमेंटल लिखो रे वहां पे, पॉल्यूशन लिखो तुम, पॉल्यूशन, ओ क्या आता है, ओजोन, अरे ये सब चीजें यार एनवायरमेंट। आपको पता है कि इंडिया बहुत सीरियस हो गया अभी एनवायरमेंट को लेकर। अब दिल्ली में जो आपको समझेगा क्या होगा। अच्छा बताओ एनवायरमेंट का क्या हो रहा है, उसका मेरे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आएगा क्या, सोच के बताओ। मैं एनवायरमेंट में सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचता हूं, ट्रक बेचता हूं, पता है रूल क्या है, 15 साल की पुरानी अब गाड़ियां बंद हो गई, स्क्रैप कर देना, बंद, चलना नहीं चाहिए रास्ते पे। अब इंडिया में हो, यू कैन नॉट रन BS4। अभी अगर मैं मैन्युफैक्चर हूं तो बोलते BS4 बंद करो, ये सारे इंजन BS6 होना चाहिए। तो एनवायरमेंट भाई, आप एनवायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोग कैरी बैग का बिजनेस बंद हो गया, प्लास्टिक की, कहां चलते, कोई भी मॉल में जाओ पेपर का देते आपको। एनवायरमेंट को सोचना पड़ेगा, आप यू कैंट इग्नोर दिस। चलो मान लो एनवायरमेंट, बारिश का इंपैक्ट टूरिज्म पे है क्या, नहीं है, बहुत आंधी तूफान होता है, टूरिज्म कैसे चलेगा। एनवायरमेंट, गोवा में बहुत बारिश हो रही है तो वहां पे टूरिज्म का इंपैक्ट होगा। कश्मीर में बहुत ज्यादा वो हो रहा है, बर्फबारी हो रही है। तो क्या एनवायरमेंट का बिजनेस के ऊपर, टूरिज्म की इस पे है,
क्या बोलते हैं अपने फ्लाइट के बिजनेस पर है, वो फ्लाइट देखो आजकल कैसा हो रहा, फ्लाइट सारी फ्लाइटें कैंसिल हो रही है। तो आपके बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट है, क्या लिख दो आप, टूरिज्म, एयरलाइन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री। तो हॉस्पिटल क्यों, वायरल चलता बोला ना, वायरल चालू है, वायरल चालू है, सुना है कभी? सब लोग बीमार होते एक जैसे। एनवायरमेंटल, कोरोना, कोरोना का इंपैक्ट हॉस्पिटल पे है क्या? एनवायरमेंट का इंपैक्ट है भाई। एक लिखो एग्रीकल्चर, इनके जो सबसे बड़े प्रभावित लोग हैं। कैसे बताओ? बारिश कम हुई तो प्रॉब्लम, ज्यादा हुई तो प्रॉब्लम, मौसम में कुछ बहुत ठंड पड़ी तो भी प्रॉब्लम होती। कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत ठंड पड़ने से खराब हो जाते। तो क्या सर ये फार्मिंग तो एक भैया लोगों का फार्मिंग का बिजनेस है, आपको पता है? रिलायंस अब नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। आपकी खेती रिलायंस करेगा, कॉर्पोरेट खेती। हजारों एकड़ खेती ले लिया उसने, हजारों एकड़ खेती ले लिया उसने। वो बोला मैं माल बनाऊंगा, तुमसे नहीं हो रहा तुम मेरे को दे दो, मैं तुमको एक लमसम अमाउंट दे दो, बाकी सब मैं करूंगा। सोचने की बात है। तो रिलायंस जब आएगा तो क्या एक सोचेगा नहीं, एनवायरमेंटल फैक्टर सोचेगा। यानी कि अभी खेती इज नो मोर ओनली खेती, इट हैज बिकम बिजनेस नाउ, फार्मिंग बिजनेस। तो बताओ भाई, जान दो पेस्ट के 6 पॉइंट्स बोलो, आज का लेक्चर खत्म रहे। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्निकल, एल फॉर लीगल, ई फॉर 2 ई याद रखना बस, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंट। आज का लेक्चर यहां खत्म करें, कल ये चैप्टर खत्म होगा हमारा। ओके तो आज हमने क्या क्या देखा? वीसीए देख लिया, पीएलसी देख लिया, देखो यहां पे देख लो स्क्रीन पे, माइक्रो मैक्रो हो गया, पेस्टली भी हो गए। ओके सो कल करेंगे बाकी रहा हुआ चैप्टर, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर टुमारो। थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन जय श्री राम। Thank you so much. Take care, guys. Bye bye.